हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओलंपियाड कॉर्नर, योर ओन चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन दैट इज गेशियस स्टेट। सो ये हमारे प्लस कोर्सेज आपकी ऐप पे, अनअकैडमी की ऐप पे हमारे कुछ प्लस कोर्सेज रन कर रहे हैं। आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इनमें से जो भी आपके रेलेवेंट हो आप उनको जाके देख सकते हैं। इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दिया हुआ है, इस पे जाके आप और भी सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ लिंक्स हैं हमारे लैंडिंग पेजेस के, जहां पे इन सारे ओलंपियाड्स के लिए PYQs, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट ये सब अवेलेबल हैं। आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट हम अपने असाइनमेंट दैट इज गेशियस स्टेट पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट about the three states of matter, that is solid, liquid, gases. Solid, liquid, gases के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, molecules of a solid possess least energy whereas those of a gas possess highest energy. ये बात बिल्कुल सही है। लीस्ट एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के पास और गैसेस के पार्टिकल्स के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट। सो the density of solid is highest, बिल्कुल सही बात है। whereas the gases की जो है वो lowest है, absolutely correct. Gases and liquids possess definite volumes, no volumes, definite volume किसकी होती है? सिर्फ liquid की होती है, गैस की नहीं होती। gas takes the entire volume of the container in which it is kept. So this is the incorrect statement. Molecules of a solid possess vibratory motion, बिल्कुल सही है। molecules, solid के जो molecules होते हैं उनका vibratory motion ही होता है, right? So gases take up the entire volume of the container. चलिए, so ये स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सैंपल ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर मेजर्ड एट 1 atm pressure and 0 degrees Celsius. At the same pressure but at 273 degrees Celsius, its volume will be 0.4 liter, 0.8 liters, 27.8 liter and 55.6 liter. So, देखते हैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है। सैंपल ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम, V1 जो है आपकी, V1 जो है 0.2 लीटर्स है। प्रेशर आपका कांस्टेंट है 1 atm। T1 आपका है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। एट द सेम प्रेशर यानी कि P प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। T2 आपका दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऐड कर दीजिए 273, ये आएगा 546 केल्विन, ठीक है। और V2 आपको फाइंड आउट करनी है। सो प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट, कैसे पता चला? सैंपल ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम इतना। सो अगेन V1 by T1 is equal to V2 by T2। इसको आप P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है सो आप डायरेक्टली यही अप्लाई कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करनी है V2, तो वैल्यूज बस पुट करिए, सिंपल क्वेश्चन है। 0.2 अपॉन T1 है आपका 273 is equal to V2 by 546। तो ये 1 ये 2 and this is going to make it volume will be equal to 0.2 into 2, that is 0.4 liters। क्या ये हमारे ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, A ऑप्शन। ऑल राइट, सो ओके, वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, A ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। When two cotton plugs, one moistened with ammonia and the other with hydrochloric acid, are simultaneously inserted into opposite end of a glass tube 87 centimeter long, a wide ring of ammonium chloride forms where gaseous ammonia and gaseous HCl first come into contact. तो बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है आपके पास, बेसिकली आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है जो कि है 87 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी? 87 सेंटीमीटर लॉन्ग। और उस ग्लास ट्यूब में एक एंड से अमोनिया इंसर्ट किया गया है, एक एंड से HCl गैस इंसर्ट की गई है। और जब ये दोनों मिलेंगी, जिस पॉइंट पे ये दोनों गैसेस मिलेंगी, बनेगा वहां अमोनियम क्लोराइड जो कि है व्हाइट कलर का, जो कि है
व्हाइट कलर का। सो यहाँ से अमोनिया चली, यहाँ से HCl चला, तो मान लेते हैं अमोनिया ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो बचा हुआ डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, 87 माइनस x किसने ट्रैवल किया, HCl ने। तो अगर हम इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, इनको अगर हम जानते हैं क्या कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस के रूट के रेशियो के रूट के बराबर होता है, यस और नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अमोनिया मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट क्या होता है, स्पीड, ठीक है, रेट क्या होता है, स्पीड, स्पीड क्या होती है, अब दोनों का अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पे हम कहेंगे x बाय 87 माइनस x, 87 माइनस x इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज 36.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया विच इज 17। इनका हम रूट लेंगे तो रूट आएगा 2.147, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.46, ठीक है, 1.46। तो 2.47, 147 नहीं 2.47 रूट लेने पर, राइट। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई है, x इज इक्वल टू 87 माइनस एक्स इंटू 1.46। फर्दर सॉल्व करने पे 2.46x इज इक्वल टू 127.02 आएगा। और अगर हम आगे x की वैल्यू देखें, x कितना आ जाएगा 127.02 डिवाइडेड बाय 2.46, तो ये हमको दे देगा 51.8 सेंटीमीटर, जो कि है लगभग किसके बराबर, जो कि है लगभग इसके बराबर, ए ऑप्शन 51.7 फ्रॉम अमोनिया एंड। ये क्या है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अमोनिया है, ये x क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अमोनिया, यानी कि अमोनिया जो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो कहां तक चलेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 51.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो अमोनिया ट्रैवल करेगी, और इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, containers A, B and C of equal volume contain oxygen, neon and methane respectively at the same temperature and pressure. The correct increasing order of their masses is. So containers के अंदर जो gases हैं कौन कौन सी, A, B, C हम मार्क कर देते हैं इनको। A गैस ऑक्सीजन है, B गैस नियन है और C गैस जो है वो मीथेन है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सो equal volumes contain same number of molecules या same number of moles of gases. The correct increasing order of their mass, जब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम मान लेते हैं कि 1 मोल है सबका, और सबके मासेस हम चेक कर लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ऑक्सीजन का जो मास है A, इसका मास हो जाएगा मोलर मास 32। इनका रेशियो, इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर B कौन है, नियन, नियन का मास कितना हो जाएगा 20, एंड मीथेन, मीथेन का मास हो जाएगा 16, राइट। सो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, सबसे ज्यादा A का, B का एंड C का, सो C, B एंड A, सो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख लीजिए C का सबसे ज्यादा है मीथेन, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो यहाँ पे अगर हम इनका 1 मोल माने तो यहाँ पे दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.24 liter cylinder of oxygen at 1 atm and 273 Kelvin is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 570 millimeter of mercury. The number of moles of a gas that escaped will be. देखिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर की वॉल्यूम इतनी है और उसके आपको प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन दे दी है, उसके अंदर लीकेज है। लीकेज होने की वजह से क्या होगा, लीकेज होने की वजह से क्या होगा, कुछ मोल्स ऑफ गैस जो है वो एस्केप आउट हो जाएंगे, और एस्केप होने की वजह से अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होने की वजह से प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाता है।
ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो एस्केप कर रही हैं आपको वो फाइंड आउट करने हैं यहां पर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम PV इज इक्वल टू NRT लगा के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पे P कितना दिया गया है, प्रेशर आपको 1 atm, लेकिन दूसरा प्रेशर आपको 570 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया गया है, राइट। तो अभी हम तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 इंटू V कितना वॉल्यूम आपको दिया गया है 2.24 अपॉन R 0.0821। किसमें यूनिट लेनी है आपको यूनिट जो है आपको ATM की R की वैल्यू कौन सी लेनी है 0.0821 इंटू, अब टेम्परेचर आपका 273 हो गया है, तो ये आपको देगा 0.01 मोल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिल गया है, आपको इनिशियल मोल्स यानी कि N1 मिल गए हैं कितने 0.1 मोल। अब आपको P1 दिया हुआ है कितना, P1 दिया हुआ आपको 1 atm यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए, इसलिए 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अभी P2 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 570 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर वही है 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स, अभी नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। N2 फाइंड आउट कर लेंगे, N1 आपको पता चल गए हैं 0.1 मोल्स, ठीक है। N1 आपको पता चल गए हैं 0.1 मोल्स, N2 फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड आ जाएंगे। पहले कितने थे, बचे कितने हैं, तो हम यहाँ पे इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT, T सेम है दोनों में, T1 T2 दोनों जगह सेम है, तो P2 V1 वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। N2 RT1 टेम्परेचर सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमको मिलता है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 बाय N2। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पे N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 इंटू N2, सॉरी N2 इज इक्वल टू N1 इंटू P2 बाय P1, जो कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। N1 कितना आ रहा है अपना 0.1 मोल इंटू P2 कितना है 570 और P1 कितना है 760। चलिए, हाँ जी 60, जो कि इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0.1 ये आएगा अपना 0.075 मोल्स। तो हमारे N2 जो आ गए हैं इनको कैलकुलेट करने पर आ गए हैं 0.075 मोल्स। पहले कितने थे, तो गैस एस्केप्ड चेंज इन मोल्स कितने हैं, N1 माइनस N2, N1 कितना है 0.1 माइनस N2 0.075 इज गोइंग टू गिव यू 0.025 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ गैस जो है वो एस्केप हो चुकी है, जो कि है अपना फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए। सो मूविंग फर्दर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the equation of state of an ideal gas PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, the value of the universal gas constant is not correct, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT जो अपनी गैस इक्वेशन है इसके अंदर गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसमें करेक्ट नहीं है। आप 8.314 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन पर मोल ये भी करेक्ट है, 0.08 atm लीटर पर मोल पर केल्विन ये भी करेक्ट है। बार में नहीं लेते हैं प्रेशर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन इज ऑल्सो करेक्ट। बार में नहीं लेते हैं यहाँ प्रेशर, इसलिए ये वाली यूनिट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। मूविंग फर्दर,
10 grams of a gas at 1 atm and 273 Kelvin occupies 5 liters. 5 liters of volume. The temperature at which the volume becomes double for the same mass of a gas at the same pressure is. So इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये. 10 grams of a gas at 1 atm pressure, mass constant है, और temperature at which same pressure constant है. So V1 by T1 is equal to V2 by T2. V1 कितना है, वॉल्यूम कितना है अपना, becomes double for the same mass of gas. V1 मान लेते हैं हम X V1 और V2 क्या है, ट्वाइस V1. ठीक है. टेम्परेचर 270, T1 अपना है 273, तो T2 आपको फाइंड आउट करना है. V1 से V1 कैंसिल, T2 is simple 2 into 273, that is कितना, 546 Kelvin. So 546 Kelvin is the correct answer. So D option is the correct answer. ठीक है, D option is the correct answer. D option is the correct answer. Next question. Two separate bulbs contain ideal gas A and B. The density of gas A is twice that of gas B. Density of gas A is twice that of gas B. The molecular mass of A is half that of gas B. The two gases are at the same temperature. The ratio of pressure of gas A to that of gas B is. ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो गैसेस हैं, दोनों के लिए हम गैस इक्वेशन, दोनों गैसेस के लिए हम गैस इक्वेशन लिख लेते हैं. सो P1 PA इंटू VA इज इक्वल टू NA/RT और PB इंटू VB इज इक्वल टू NB/RT. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इनके मॉलिक्यूलर मासेस का इंटरवेंशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम उनके मासेस के टर्म्स में लिख सकते हैं. यहाँ पे वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यहाँ पे वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी. अब इसी इक्वेशन में हमको डेंसिटी भी इंट्रोड्यूस करनी है, तो डेंसिटी कैसे लाएंगे, वेट को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए PA इंटू, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A RT, और यहाँ पे PB इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस B अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस B इंटू RT. अब ये क्या बन गया है, ये टर्म क्या बन गया है, ये टर्म इनकी डेंसिटी बन गया है कि नहीं, डेंसिटी बन गया है कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो डेंसिटी तक हम कैसे पहुंचे वहां तक की बात कर रहे थे हम. ठीक है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PA इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A is equal to density of A RT and PB into molecular weight of B is equal to density of B into RT, right? ऐसे लिख सकते हैं. अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, हमको क्या चाहिए, टू गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ A टू प्रेशर ऑफ B. तो प्रेशर को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, RT से RT कैंसिल, so pressure of A upon pressure of B is equal to density of A into molecular weight of B upon density of B into molecular weight of B. चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A is half that of gas B. हाफ, मैंने यहाँ लिखने में थोड़ी गलती कर दी, इसको थोड़ा चेक कर लें. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, हाँ जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज हाफ दैट ऑफ गैस B.
तो क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए को मॉलिक्यूलर वेट जो है ए का वो हाफ है बी का, तो इसको हम रिप्लेस करके लिख देते हैं, इसको हम रिप्लेस करके, चलिए अगली जगह पे ही लिखते हैं, अगली उस पे लिखते हैं, पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू, डेंसिटी के बारे में भी टर्म आएगा तो डेंसिटी के बारे में भी लिखते हैं हम, डेंसिटी बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी जो है उसका आधा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, तो b बाय 2 हो जाएगा ये, तो 2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस B, तो B की डेंसिटी से ट्वाइस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A की डेंसिटी को हम ट्वाइस B लिख सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ B इज कैंसिल, डेंसिटी ऑफ ये कैंसिल, pressure of A, gas A is 4 times the pressure exerted by gas B। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ रहा है। PA by PB, या हमें तो रेशियो चाहिए था ना, PA by PB is equal to 4:1, यानी कि is equal to 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 4:1? 4, हाँ 4 है ना ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चेक करते हैं, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, V वर्सेस T कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर P1 and P2 for an ideal gas are shown in the figure. Which one is correct? चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ना यहाँ पे इस ग्राफ को समझना पड़ेगा, देखिए इस ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है, और इसका जो ग्राफ है, जो इसमें टेंजेंट जो इसके अंदर आपको ग्राफ दिख रहा है वो प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। जब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हम जब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखिए इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यानी कि टेम्परेचर की लाइन को कट कर रहा है, यहाँ हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम एक वॉल्यूम ये V1 देख लेते हैं और दूसरी वॉल्यूम ये V2 देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ बताना प्रेशर के बारे में, तो वॉल्यूम का प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। तो अब यहां देखते हैं V1 वॉल्यूम पे, जिस वॉल्यूम पे V1 को ये ग्राफ कट कर रहा है तो V1 कम है, V1 वॉल्यूम जो है इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे V1 वॉल्यूम जो है वो लेसर वॉल्यूम है, यानी कि कौन सा ग्राफ इसे कट कर रहा है, P2। V1 पे P2 की वैल्यू कम आ रही है, V1 यानी कि लेसर वॉल्यूम पे ज्यादा प्रेशर, तो P2 जो है वो V2 वॉल्यूम ज्यादा है, तो V2 वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम है, राइट। सो P2 विल बी ग्रेटर देन P1, why? Because V1 is lesser than V2, ये कारण है। सो यहाँ पे P2 will be greater than P1, सो B ऑप्शन में हमको ये करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain hydrate has the formula MgSO4.xH2O. The quantity of 54.2 grams of the compound is heated in an oven to drive off water. यानी कि वाटर उड़ाने के लिए हमने हीट किया। If the steam generated exerts a pressure of 24.8 atm in 20 liter container at 120 degree Celsius, कैलकुलेट x, यानी कि कितने मोल्स ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हुआ है, हमें मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट।
तो हमको उसके लिए यहाँ क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे मास दिया गया है, किसका, कंपाउंड का, ठीक। हमको यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है, PVT दिया गया है, और मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं हमको यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे अपने को काफी सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ वाटर जो स्टीम जनरेटेड हुई है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ P और V की वैल्यूज, PV और टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 120 विल गिव यू 273 प्लस 120 विल गिव यू 393 केल्विन, ठीक है, 393 केल्विन। सो प्रेशर अपने को दिया गया है 24 PV डायरेक्टली लगाते हैं, PV अपॉन RT विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे 24.8 इंटू 2 अपॉन 0.008 0.0821 इंटू 393। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आते हैं वाटर के 1.54 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इतने वाटर के मोल्स आ गए हैं, इतने वाटर के मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करें, हम पहले मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना मास ऑफ वाटर हमको यहाँ मिला है, मास ऑफ वाटर कितना मिला है हमको 1.54 इंटू 18। सो नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस कितना वाटर, ये हमको दे देगा 27.72 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि इतना वाटर जो था वो कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, इतना वाटर था जो कन्वर्ट हुआ था। अब इतना वाटर कितने में से निकला था, इतने में से निकला था, कितने में से, हमको ये कितने ने दिया था इतना वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीशियम सल्फेट का अगर हम मोलर मास निकालें, मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास निकालें 24 प्लस 32 प्लस 64, 24 प्लस 32 प्लस 64। नाउ दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 120 ग्राम्स, ठीक है, 120 ग्राम्स, ठीक। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे इतना वाटर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट था, ठीक है, कितने के साथ 54.2 माइनस 27.72, कितने क्वांटिटी के साथ प्रेजेंट था 24.2, ये 26.48, ठीक है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट लगाओ सीधे, 26.48 ग्राम के साथ कितना वाटर प्रेजेंट था 27.72 ग्राम्स वाटर। तो 120 ग्राम यानी कि 1 मोल के साथ कितना प्रेजेंट होगा 27.72 बाय 26.48 इंटू 120। सो ये अपने को कितना दे देगा 125.61 ग्राम्स ऑफ वाटर ये हमको दे देगा। अब हमको वाटर का मास मतलब 1 मोल के अंदर वाटर की क्वांटिटी मिल गई है, हमें क्या करना है सीधे सीधे इसे 18 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा 125.6 डिवाइड बाय 18. Now this is going to give you 6.97 which is approximately equal to 7. So हमको यहाँ पे 7 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी के अंदर हमको यहाँ 7 मिल जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको सोल्यूशन गिवन है इसका, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.50 liter container is occupied by nitrogen at a pressure of 800 torr and a temperature of 0 degree Celsius Now the container can only withstand a pressure of 3 atm. What is the highest temperature in degree Celsius to which the container may be heated? मतलब किस टेम्परेचर तक हम इसे हीट करें कि ये बर्स्ट ना हो, ऑलराइट।
तो यहाँ पे सीधे सीधे हमको P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 लगाना है, सीधे सीधे इससे ही आंसर आ जाएगा आपका। सो आपको यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो प्रेशर है ये टॉर में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है। 800 टॉर में हमको प्रेशर दिया गया है और टॉर से हमको इसे एटीएम में कन्वर्ट करना है। एटीएम में कैसे करेंगे? 800 डिवाइड बाय 760। क्यों कराइए? 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है, 760 टॉर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो हमने यहाँ पे इसे 800 बाय 760 एटीएम में कन्वर्ट कर लिया है। तो P1 की वैल्यू हमको मिल गई है, कितनी है? 800 बाय 760। T1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई थी? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन इज इक्वल टू, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर P2 दिया है 3.0 एटीएम, ठीक है। अब हमारा ये भी एटीएम में है, P1 भी एटीएम में है, P2 भी एटीएम में है, और T2 आपने फाइंड आउट करना है। सो T2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 273 इंटू 760 बाय 800। तो T2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगी 778 केल्विन या फिर 505 डिग्री सेल्सियस। 505 डिग्री सेल्सियस में हमको फाइंड आउट करना था, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 इन्फ्लेटेड बलून्स 1 and 2 थिन स्किन, 2 इन्फ्लेटेड बलून्स हैं हमारे पास 1 and 2 हैविंग वॉल्यूम 600 मिलीलीटर एंड 1500 मिलीलीटर, दोनों की वॉल्यूम दी गई है आपको। 300 केल्विन आर टेकन एज शोन इन द डायग्राम। एक के अंदर एक बलून है और इफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनर एंड आउटर बलून्स आर 800 ml, ठीक है, एंड 1800 ml, किसकी? इनर बलून की 800 ml और आउटर बलून की 1800 ml मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि V2 दे दिया आपको, V1 दे दी, दोनों की V1 V2 दे दिया, और आपको T1 दिया हुआ है, 300 केल्विन दोनों के लिए। T2 फाइंड आउट करना रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द बलून विच विल बर्स्ट फर्स्ट ऑन ग्रेजुअल हीटिंग। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग है, इजी है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत इजी है मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट बलून के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट बलून कौन सा है? फर्स्ट बलून है जिसका फर्स्ट बलून के लिए हम बात करें, फर्स्ट बलून जिसके अंदर 600 ml आपकी V1 है ना। इसके लिए V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, यही लगाएंगे मैक्सिमम टेम्परेचर हम इसका फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे 600 बाय 800, बाय टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। एंड V2 कितना हो गया अपना? V2 इज 800 बाय T2। तो T2 इसके लिए कितना आएगा? T2 विल बी, ये केल्विन हटा देते हैं यहाँ से बीच में से, ठीक है। T2 कितना आ जाएगा? T2 जो है आपका 600 800 इंटू 300 बाय 600, तो जाएगा आपका 400 केल्विन। सो T2 की वैल्यू जो आ रही है फॉर फर्स्ट बलून, ये आ रही है 400 केल्विन, 400 केल्विन, यानी कि दिस फर्स्ट बलून जो है वो
कितना 400 केल्विन टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। फर्स्ट बलून जो है वो मैक्सिमम 400 केल्विन टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड बलून के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड बलून के लिए अगर हम वॉल्यूम निकालें, अगेन V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। सो यहाँ पे 1500 है इसकी पहली वॉल्यूम, दूसरी वॉल्यूम इसकी है 1800 और T1 है इसका 300 केल्विन और T2 है इसका अपने को फाइंड आउट करना है। तो 1800 इंटू 300 बाय 1500 will give you T2, 3 1s are 3 5s are वैल्यू सही पुट करी है मैंने। V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है, 300 3 5 ज़ा 5 बाय 0 कटे, तो ये आ गया अपना 1800, हाँ 1800 डिवाइड बाय 5। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 15 360, ठीक है 360 केल्विन। ओ हो। सो बलून, कौन सा बलून भाई, कौन सा बलून? आउटर बलून जो है, आउटर बलून जो है जो कि 360 केल्विन ही विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, देखिए दोनों के टेम्परेचर्स आ गए अपने पास। T2 आउटर बलून का, सेकंड बलून जो है हैविंग वॉल्यूम 600, सेकेंड बलून जो है हैविंग वॉल्यूम 1500, जिसकी वॉल्यूम 1500 है। कौन सा? आउटर बलून। आउटर बलून जो है वो 360 डिग्री ही विथस्टैंड कर सकता है और इनर बलून जो है वो 400 डिग्री तक विथस्टैंड कर सकता है। जब आप हीट करेंगे तो सबसे पहले आउटर बलून बर्स्ट हो जाएगा, फिर इनर बलून जो है वो बर्स्ट होगा। Then find out the balloon which will burst first, which is going to burst first, tongue twister हो रहा है, which is going to burst first on gradual heating, outer balloon, जो ज्यादा टेम्परेचर withstand नहीं कर सकता वही burst हो जाएगा। So second balloon, which is the outer balloon, is going to burst first. All right, moving further to the next question. Answer B, ठीक है। चलिए, two glass bulbs A and B at same temperature are connected by a very small tube having a stop cock. Bulb A has a volume of 100 centimeter cube and contained the gas while bulb B is empty. On opening the stop cock, bulb में एक bulb में गैस है और दूसरे बल्ब में गैस नहीं है। The pressure fell down to 20%. The volume of the bulb is, वॉल्यूम, बल्ब की वॉल्यूम कितनी है? ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार समझ लें। ये क्वेश्चन कह रहा है दो बल्ब्स हैं और ये दोनों बल्ब्स एक ट्यूब से कनेक्टेड है जिसकी वॉल्यूम यहाँ पे नेग्लिजिबल ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये बल्ब जो है ये इस तरह से, अरे ये पूरा ही गायब हो गया, ओके थोड़ा सा, हाँ ये बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, किडनी लग रहा है ये। ठीक है, ये एक स्टॉप कॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, इस बल्ब के अंदर गैस नहीं है। ठीक, इस बल्ब के अंदर गैस नहीं है। ऑल राइट, तो बल्ब A and bulb B are connected by a very small tube. Bulb A has a volume 100 सेंटीमीटर, इसकी वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी वॉल्यूम हमको पता नहीं है, ये बल्ब B है। ठीक है, is empty है लेकिन वॉल्यूम हमें पता नहीं है। On opening the stop cock, प्रेशर फेल डाउन टू 20%। अब हम इसका प्रेशर मान लेते हैं P1, इसकी वॉल्यूम है V1, इसकी वॉल्यूम, अब जैसे ही आप स्टॉप कॉक खोलेंगे, अब देखिए स्टॉप कॉक खोलने पर क्या हुआ है, वॉल्यूम हैज एंटायर वॉल्यूम। अब ये जो गैस थी बल्ब ए में ये पूरे में स्प्रेड आउट हो गई, ये जो गैस थी बल्ब ए में ये पूरे में स्प्रेड आउट हो गई, तो नई वॉल्यूम आ जाएगी वॉल्यूम V2।
ठीक है। और प्रेशर आपका P2 जो है वो कितना हो गया है, फेल डाउन टू 20%, फेल डाउन टू 20%, यानी कि 20% ही रह गया। P1 जितना प्रेशर था उसका 20% रह गया, यानी कि जो नया प्रेशर है P2 वो है 0.2 P1। P1 में जितना प्रेशर था अब टोटल प्रेशर है 0.2 P1, 0.2 ऑफ P1, ठीक है। सो अब यहाँ पे नई वॉल्यूम आ गई है V1, तो हमको क्या दिख रहा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू आपको दी गई है, P1 ही लिख लीजिए, इनटू 100। अब P2 की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 0.2 P1, और आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करिए, P1 इंटू 100 बाय 0.2 P1, P1 से P1 कटा, ठीक है, और ये पॉइंट से यहाँ 1000 आया और ये 2 से 500 आया। तो V2 जो फाइनल वॉल्यूम है वो आ रही है आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml। किसकी किसकी किसकी, ये दोनों की मिला के, किसकी, ये दोनों की मिला के। पहली वॉल्यूम थी 100 ml, आपको क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी। वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी कब आएगी, जब आप पूरी टोटल वॉल्यूम में से बल्ब ए की वॉल्यूम माइनस कर देंगे। सो V2 माइनस V1 विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी। सो 500 माइनस 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी, विच इज इन द डी ऑप्शन। चलिए कहाँ गया रिमोट, हाँ जी, it is in the next D option, 400 centimeter cube, which is the correct answer. All right, the total pressure of a mixture of oxygen and hydrogen, total pressure of a mixture of hydrogen and oxygen is 1 atm, ठीक है। The mixture is ignited and the water is removed, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी हमारे पास और इसका हमारे पास मिक्सचर था, इग्नाइटेड हुआ, H2 था प्लस O2 था और हमने इसको इग्नाइट करा, H2O बना, ठीक है, इज इग्नाइटेड एंड द वाटर इज रिमूव्ड, हटा दिया। द रिमेनिंग गैस इज प्योर हाइड्रोजन एंड द रिमेनिंग गैस इज प्योर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एक्सेस में थी, एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 0.4 atm, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है। एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ प्योर ऑफ 0.40 atm when measured at the same value of temperature and volume as the original mixture. What is the composition of original mixture in mole fraction? बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। सो ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे, तो आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में पहले ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर लगा रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर P टोटल, ठीक है। जितने भी गैस के फ्रैक्शन है वो अपना अपना प्रेशर लगाएंगे और उन सारी गैसेस के टोटल प्रेशर, मतलब उन सारी गैसेस के फ्रैक्शंस का जो जो प्रेशर होगा वो उसको ऐड कर दें तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर आपको पार्शियल प्रेशर किसी गैस का निकालना है तो आप P टोटल से उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपसे यही पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ निकालना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर इन मोल फ्रैक्शन, यानी कि दोनों के पार्शियल प्रेशर्स हमको चाहिए, ठीक है। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर, इस इक्वेशन पे चलते हैं हम। यहाँ पे इस इक्वेशन में मान लेते हैं हम ऑक्सीजन के हैं अगर A मोल्स, ऑक्सीजन के हैं A मोल्स, अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, देखिए ये तो चला गया, वाटर वेपर है, चला गया, इसका कोई लिक्विड है, लिक्विड का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है, गैसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए, 2A मोल्स हुए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए, 2A मोल्स हुए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्री 2:1। सो टोटल यहाँ पे 3A मोल्स हो गए किसके, गैसेस के जो अंदर प्रेजेंट हैं, प्लस, अच्छा ये तो कितनी गैस है, ये तो वो गैस है जो, ये तो वो गैस है जिसने रिएक्शन किया स्टोइकियोमेट्री में, इसके अलावा लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन भी तो थी, जो बची हुई हाइड्रोजन वहां पे प्रेशर लगा रही है,
ठीक है, x मोल्स उसके भी तो हैं, x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के x मोल्स, इन दोनों का टोटल कितना है, ये जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितनी यूज हुई रिएक्शन में प्लस एक्स्ट्रा में जो बची हुई हाइड्रोजन है, इनका टोटल किसके बराबर है, 1 atm प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है, 1 atm प्रेशर के बराबर है। अब कह रहे हैं बची हुई हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन यानी कि जो x मोल्स हैं हाइड्रोजन के, उसका प्रेशर कितना है, 0.4 atm, 0.4 atm। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमको मिल जाएगा 3a की वैल्यू 0.4 atm यानी कि 0.6 atm प्रेशर जो है, दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैसेस रिएक्टिंग। देखिए अभी सबका इंडिविजुअल निकालते हैं फिर टोटल की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 0.2 atm एंड दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.2 atm, this is the pressure exerted by, this is the partial pressure exerted by oxygen gas, ठीक है, this is the partial pressure exerted by oxygen is equal to 0.2 atm। अब अगर आपको पार्शियल प्रेशर किसका मिल गया है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मिल गया है, तो इसका आप मोल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मिल गया है तो आपको पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का भी मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालने के लिए इसका आपको एक्चुअली तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, पार्शियल प्रेशर मिल चुका है, सो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, कितना 0.2 atm इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए PO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू P टोटल कितना है 1 atm। तो आपको क्या मिल गया है, ये 0.2 ही मोल फ्रैक्शन है, क्या 0.2 ही मोल फ्रैक्शन है किसका, ऑक्सीजन का, 0.2 ही मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का। अब अगर आपको ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया है तो हाइड्रोजन के लिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1 minus 0.2 that is 0.8, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में जा रहा है, 0.8 ए ऑप्शन में ये जा रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.8, सो दिस इज गोइंग विद ए ऑप्शन, ऑप्शन ए के साथ ये सही तरीके से जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रू, all objects moving with the same velocity have same kinetic energy, same velocity के साथ, अरे उसका मास भी तो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो मास पे भी तो डिपेंड करती है, वेलोसिटी सेम होने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल क्वाड्रुपल इफ इट्स वेलोसिटी डबल, बिल्कुल सही, वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो इस पे स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, सो इट इज गोइंग टू बिकम 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स 4 हाफ mv², ठीक है, ये हो जाएगी। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बिकम क्वाड्रुपल, ये सही दिखता है। एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, नहीं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इज मास, नो, यहाँ पे मास एक फैक्टर है, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होएगी, राइट। तो अगेन यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं, मतलब ऑप्शन बी है, दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 4 मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो यहाँ पे आरएमएस स्पीड निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरएमएस स्पीड निकालने की बात कर रहे
हैं। तो आरएमएस स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले आरएमएस का मतलब समझ लीजिए। आरएमएस का मतलब समझते ही आपको तरीका एकदम क्लियर हो जाएगा। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। जितनी वेलोसिटीज है उनका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज निकालो, मीन मतलब एवरेज निकालो, और फिर उसका रूट निकाल लो, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी कितनी आरएमएस कैसे निकालेंगे। आप देखो वेलोसिटीज कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर। तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस 5 molecules with velocity 2 centimeter, 5 molecules with velocity 2 centimeter, plus 10 molecules with velocity 3 centimeter, 10 into 3 centimeter का स्क्वायर। अब ये तो हो गई स्पीड्स के स्क्वायर, फिर अब इनका एवरेज, एवरेज 10 + 5 + 4 19। अब इनका रूट, ये है अपनी आरएमएस। क्या है ये है अपनी आरएमएस स्पीड। चलो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 4 × 36, ठीक है, 4 × 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 36 will give you 144, प्लस 5 × 4 will give you 20, ठीक है, और 9 का 9 and × 10 90 डिवाइडेड बाय 19 और उसका रूट, ठीक है। सो दिस वुड गिव यू, अगेन दिस वुड गिव यू, इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा रूट 13.368, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3.65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच गोज विद आर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी चेक करें जरा, ऑप्शन सी क्यों नहीं चल रहे भाई। ऑप्शन सी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 5 times than that of नाइट्रोजन। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर निकालनी है फिर से, और कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो है 5 times स्पीड ज्यादा है नाइट्रोजन से। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, if T is the temperature of the gas, then which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको URMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड RMS स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है URMS √3 RT/m, ठीक है। यानी कि URMS √3 times RT/m। अभी m क्या है, m है मॉलिक्यूलर मास, किसका, इन दोनों गैसेस का। अब आपसे कहा जा रहा है कि URMS ऑफ हाइड्रोजन इज 5 times, √5 times दैट ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि URMS, ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए लिख लेते हैं, √RT/m, मॉलिक्यूलर मास डाल देती हूँ यहाँ पे जो कि है 2, इज 5 times √5 times than that of URMS of 3 RT by नाइट्रोजन का मास 28। यही कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ये रही स्पीड हाइड्रोजन की, इज 5 times देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये रही नाइट्रोजन की। इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब हमको देखना है अगर T टेम्परेचर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब पहले हम इसको T के लिए सॉल्व कर लें कि T किसका ज्यादा है, कम या ज्यादा है, बराबर है, या √7 times है, यही सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। T के लिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसे उठा के इधर ले आऊं,
अब ये टी है हाइड्रोजन का और ये टी है नाइट्रोजन का, इसको मेंशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बाय 2 अपॉन ये पूरा अंडर रूट है by under root 3 RT into by 28 is equal to root 5। ठीक है, तो ये पूरा अंडर रूट सारी कहानी चलेगी 3RT H2, ये H2 और N2 थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्लैरिटी बेटर है, H2 बाय इंटू 28 बाय 3RT, वैसे तो हमें दिख रहा है साफ साफ कट जाएगा, इंटू 2, तो 3RT 3R कैंसिल, 2 7 14, दिस इज इक्वल टू रूट 5। यानी कि अगर अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट इज T H2 इंटू 14 इज इक्वल टू टेम्परेचर N2 इंटू 5। ठीक है, यानी कि अगर मैं इंटू 14/5 कर दें तो हमें टेम्परेचर N2 का मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सही किया है, हाँ ठीक बात है, H2 is 14/5। ठीक है, सो टेम्परेचर अगर आप देखें यहाँ नाइट्रोजन का, तो जब आप हाइड्रोजन के टेम्परेचर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नाइट्रोजन का टेम्परेचर आएगा, यानी कि नाइट्रोजन का टेम्परेचर इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर ही देते हैं, तो ये करीब करीब आपका 2.89 समथिंग आएगा, 2.40, हाँ 2.8 टाइम्स आएगा, लीजिए, इज इक्वल टू TN2। ठीक है, ये आ गया अपना, यानी कि 2.8 टाइम्स ज्यादा है किसका टेम्परेचर, हाइड्रोजन के टेम्परेचर से 2.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर 2.8 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन के टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। लेट अस सी वेयर दिस ऑप्शन इज मैचिंग। हाइड्रोजन का टेम्परेचर ज्यादा नहीं, नाइट्रोजन का टेम्परेचर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा, सी ऑप्शन, सॉरी आपसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, मोर देन वन करेक्ट है, सो सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सो अदर्स आर द इनकरेक्ट वंस, मोर देन वन करेक्ट है ये, तो ए बी एंड डी आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस, कि ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। At a definite temperature T, the distribution of speeds is given by the curve. In the curve points A, B and C does not indicate the speed corresponding to. In the curve points A, B, C किस speed को correspond नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पहले हम ये find out कर लें A, B, C जो हैं वो किस speed को correspond करते हैं। ठीक है, वो किस speed को correspond करते हैं, पहले हम ये find out कर लें। तो देखिए, जो सबसे पीक पे आती है स्पीड, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ये जो ए पॉइंट है ये शो करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स के पास इतनी स्पीड होगी। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंडिकेटेड है वाई एक्सिस पे, मतलब जो ए पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है ज्यादातर पार्टिकल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो ये होगी। फिर एवरेज स्पीड आती है, इसके बाद आती है एवरेज स्पीड, मतलब थोड़े कम पार्टिकल्स होंगे जिनके स्पीड कुछ की ज्यादा होगी कुछ की कम होगी, तो एवरेज जो है वो कुछ की बहुत ज्यादा होगी कुछ की कम होगी। ठीक है, तो उनका एवरेज जो है वो समवेयर इधर आएगा। सो सेकंड स्पीड हियर इज द एवरेज स्पीड, एंड थर्ड
थर्ड स्पीड वुड बी, थर्ड स्पीड कौन सी हो जाएगी? थर्ड स्पीड हो जाएगी आरएमएस, थर्ड स्पीड हो जाएगी आरएमएस स्पीड, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत कॉमन, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉमन ग्राफ है जो आपने बहुत अच्छे से देखा और इसके पीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं डज नॉट इंडिकेट, तो पहले इंडिकेट किस में हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। ए पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मोस्ट प्रोबेबल, मिल गया यहाँ पे। बी पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एवरेज, यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। सो ये तीनों नहीं हो सकते, बी सी डी शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है, बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ T1, T2 एंड T3, इफ T1, T2 एंड T3 are the temperatures at which the URMS, U average, most probable speed of oxygen gases are equal to 1500 meter per second, then the incorrect statement is, okay, तो यहाँ पे URMS, U average और most probable speed, ठीक है, UMP जो है वो आपको उनके टेम्परेचर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि सबकी वैल्यू एक है, ठीक है। तो हम इसको UMP, UAVG एवरेज एंड URMS, इनकी बात करते हैं, इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, 2RT/m, इसके अंदर 8/पाई के फैक्टर से फर्क होता है, RT/m, और URMS क्या होता है, 3RT/m। तो आप देख रहे हैं RT/m जो है इसको हम T3, T2 एंड T1 मान लेते हैं। तो ये तो सब में कॉमन है, बस T3, T2, T1 इनके अंदर हमको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो UMP जो है ये 2 टाइम्स T3 और T2 जो है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/पाई से, 3.14 से T2 को, और T1 को हम देखें तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, राइट। T3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर हम इनको देखें तो, ठीक से देखें तो, राइट। तो फर्क कितना पड़ रहा है, 2 टाइम्स T2 ये डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब तो इनके अंदर कॉमन है। तो 8.314 से अगर हम 8.314 से 8 को डिवाइड करें तो T2 इज 2.54 टाइम्स, 2.54 टाइम्स तो T2 की जो वैल्यू आएगी, T1 जो है अगर हम उसको तीनों को अगर एक बराबर लें तो T1 जो है T1/3 वुड बी इक्वल टू, राइट, यहाँ से T2/2.54 वुड बी T3/2। सो अगर आप यहाँ देखें तो इनकी वैल्यूज, अगर ये कहाँ से आया 2.54, इसको डिवाइड करने पर आया, इसको डिवाइड करने पे आएगा 2.54, राइट। तो अगर हम इनको बराबर से कैलकुलेट करें तो T1, T2, T3 जो है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर T1 का जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है, तो दैट मीन्स T1 की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, ठीक है। T2 का डिनोमिनेटर उससे छोटा है, सो T2 की वैल्यू जो है वो T1 से थोड़ी ज्यादा होगी, और T3 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप T3 की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सो एज कंपेयर T1, T2, T3 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 होगा और फिर T1 होगा, T1 सबसे कम होगा।
सो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कौन सा ऑप्शन आपसे पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट हमको मिल गया है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट कहाँ आ रहा है, करेक्ट ये वाला ऑर्डर आ रहा है, तो इनकरेक्ट होगा ए, सी एंड डी तो ऑफ कोर्स है ही सही, ठीक है, डी तो ऑफ कोर्स है ही सही। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अगले ACD, राइट। At constant volume, next question, at constant volume for a fixed number of moles of a gas, constant volume है, number of moles fixed है, the pressure of the gas increases with increase in temperature, so PV is equal to nRT, तो RT constant क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, N भी कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही सही, तो बचा क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ता है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है अबव स्टेटमेंट के लिए, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, सो इसी वजह से एवरेज स्पीड बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी कोलिजन्स बढ़ेंगे, सो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट रीजन। तो आपसे इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पीड ये तो बिल्कुल करेक्ट रीजन है। डिक्रीज इन रेट ऑफ कोलिजन नहीं भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा, ये भी रॉन्ग है। डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ नहीं, ऐसा कोई रीजन काम यहाँ हो नहीं रहा है, तो BCD आर द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था तो ये नॉट करेक्ट रीजन है फॉर योर आंसर BCD। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आई होप आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।